नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये लिखी है जॉन कीट्स सर ने। किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स का जो जन्म है वो 1795 में हुआ था और 1821 वो ईयर था जब इनकी डेथ हो गई। तो जॉन कीट्स अगर इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से देखें तो जॉन कीट्स सर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो जॉन कीट्स है वो सबसे पहले तो इनकी एज कौन थी। इंग्लिश लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे एज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इनकी जो एज थी वो थी रोमांटिक एज। कौन सी एज थी? रोमांटिक एज। ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। अब रोमांटिक एज का मतलब ये कोई ऐसे रोमांटिक नहीं लिखते थे, ये ज़्यादातर अपने जो नेचर के प्रति अपना जो लव है, नेचर के प्रति जो अपना प्रेम है उसके बारे में ये ज़्यादातर लिखते थे। ठीक है। सेकंड, ये शुरू में एक सर्जन थे। ठीक है। इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेन एज ए सर्जन। शुरू में इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, शुरू में जो इनका कैरियर शुरू हुआ था तो एज ए सर्जन हुआ था। ठीक है। बाद में ये पोइट बन गए। पोइट भी बहुत अच्छे बने थे रोमांटिक एज के। ठीक है। तीसरी जो ये हमारी जो पोएम है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये इनके कौन से वर्क में से ली गई है? ठीक है। इन्होंने बड़े बड़े वर्क लिखे थे, तो कौन से वर्क में से ली गई है? तो इनका एक वर्क था एंडीमियन। एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। ये एक वर्क था, इंपॉर्टेंट वर्क था। कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ये किस में से ली गई है? तो ये जॉन कीट्स के एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस में से ली गई। अब ये पोइटिक एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस क्या थी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। हालांकि इतना डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर। इसमें क्या होता है, दो कैरेक्टर होते हैं। एक तो ये एंडीमियन खुद, एंडीमियन, और एक होती है सिंथिया। इन दोनों के बीच की कहानी, ये इसको एड्रेस करके कुछ कहता है। तो सिंथिया, एंडीमियन जो होता है वो एक शेफर्ड होता है। शेफर्ड का मतलब जो भेड़ बकरियां जो चराते हैं, ठीक है, वो होता है। ठीक है। और ये जो सिंथिया होती है ये गॉडेस ऑफ मून होती है, गॉडेस ऑफ मून होती है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो पूरा इसमें डिस्कस है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, आप तो केवल एंडीमियन और सिंथिया याद रखना। और ये जो पोएम है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एंडीमियन से ली गई है, इतना याद रखना। अब हम इस पोएम को, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉन कीट्स सर ने लिखी है, इसको अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो ये है थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स का फर्स्ट स्टेंजा। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to earth. अब हम इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसको डिस्कस करेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो कीट्स सर कह रहे हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की जो वस्तु होती है, कोई भी सुंदरता की जो वस्तु होती है, हालांकि बाद में ये बताएंगे भी कि कौन कौन सी सुंदरता की वस्तु होती है, तो कोई भी सुंदरता की वस्तु होती है इज ए जॉय फॉर एवर। फॉर एवर का अर्थ होता है हमेशा के लिए।
ये जो शब्द है ना फॉर एवर, ये होती है, इसका अर्थ होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमें जॉय देती है। जॉय का मतलब होता है आनंद, खुशी। वो हमें आनंद देती है, खुशी देती है, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। वो हमें हमेशा के लिए खुशी देती है। इट्स लवलीनेस, इट्स लवलीनेस, लवलीनेस का मतलब ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो प्यारी होती है, बहुत ही मतलब खुशी देने वाली होती है, बहुत ही लवलीनेस होती है, बहुत ही प्यारी होती है। इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंग। तो इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस यानी इसकी जो सुंदरता है, देख के जो इसका प्यारापन है वो हमेशा से इंक्रीज होता रहता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ना, और इसका उल्टा डिक्रीज होता है जिसका अर्थ होता है घटना। तो इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती जाती है, इसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता जाता है। इट विल नेवर, इट विल नेवर, ये जो पहले शब्द आया था एवर, इसका उल्टा है नेवर। इट विल नेवर, ये कभी नहीं, ठीक है। पास इनटू नथिंगनेस, पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है खत्म हो जाना या लुप्त हो जाना, ठीक है। पास इनटू नथिंगनेस, पास इनटू नथिंगनेस, पास इनटू नथिंगनेस का मतलब है लुप्त हो जाना, किसी भी चीज का लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी का जो आनंद है वो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी लुप्त नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता, ऐसा कीट साहब कह रहे हैं, ठीक है। बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस, परंतु हमारे लिए एक बॉवर बन जाता है। ये जो बॉवर है, बॉवर का अर्थ होता है कोई भी छायादार जगह, ठीक है। ये जो बॉवर है इसका मतलब होता है छायादार जगह, ठीक है, कोई भी छायादार। परंतु ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए एक छायादार जगह बन जाती है। जैसे कोई पेड़ में ले लेता हूं, जैसे ये कोई ऐसा कोई बड़ा सा पेड़ हो, तो इसके नीचे जो ये छाया रहती है ना, ठीक है, ये जो छायादार जो जगह होती है ना, इसको बॉवर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉवर बोलते हैं। तो इस प्रकार ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए एक छायादार जगह बन जाती है जिसके अंदर बैठकर हम आराम कर सकते हैं। बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट, उसके अंदर हम सो सकते हैं और सोते सोते हम फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, हमें बहुत ही स्वीट ड्रीम्स आएंगे, ठीक है। ड्रीम्स भी, सपने भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वीट ड्रीम्स जो बिल्कुल अच्छे लगे, हम जब सोते हैं तो हम सपना देखते हैं, कोई इतना अच्छा सपना होता है हम ये सोचते हैं कि यार नींद जगे ही नहीं, हम ये सपना देखते ही। दूसरा होता है जो नाइटमेयर्स होता है, नाइटमेयर्स होता है डरावने सपने, और एकदम से हम डर जाते, अरे ये क्या हो गया, तो वो नाइटमेयर्स नहीं, स्वीट ड्रीम्स, मतलब उस बॉवर में, उस छायादार जगह में हम जब सोते हैं, हम नींद लेते हैं तो हमें स्वीट ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे सपने हमें दिखते हैं। एंड हेल्थ, और हम उस जगह पर बिल्कुल हेल्थी भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थी भी रहते हैं, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जो हमारी श्वास है वो एकदम बहुत अच्छी रहती है, बहुत प्रॉपर तरीके से काम करती है। हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत अच्छी, जब हमारा श्वसन तंत्र अगर अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो का अर्थ है यहाँ पर मॉर्निंग, ठीक है, मोरो का अर्थ यहाँ पे है मॉर्निंग, मॉर्निंग का अर्थ होता है सुबह। इसलिए हम हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी मोरो यानी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम क्या करते हैं, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बेड। रीडिंग का मतलब होता है गूंथना, ये जो शब्द है ना रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है गूंथना, ठीक है। और ए फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड का मतलब होता है फूलों की माला। फूलों को ऐसे जोड़ जोड़ के, एक डोरी में फूलों को ऐसे जोड़ जोड़ कर उसको गूंथ कर, उसको रिदिंग कर कर हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं, हम फूलों की माला बनाते हैं। हम फूलों की माला बनाते हैं ना जो भगवान को चढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे पहनने वाली जो फूलों की माला, ऐसी फूलों की माला बनाते हैं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी लगती है। फूलों की माला किसको अच्छी नहीं लगती, वो बहुत अच्छी लगती है। और वही फूलों की माला, ठीक है, बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, वही फूलों की माला है जो इस प्रकृति से, इस अर्थ से, इस जमीन से हमें जोड़े रखती है। यानी उस
फूलों की माला की सुंदरता इतनी होती है, इतनी सुंदर वो हमें लगती है कि हमें इस पृथ्वी की सुंदरता से वो सब चीजें जोड़े रखती है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे पहले तो इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, ठीक है, राइम स्कीम कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी राइम स्कीम कौन सी है, तो देख लेते हैं। ये देखो राइम स्कीम ढूंढने के लिए सबसे पहले पीछे वाला जो शब्द होता है ना उसको ही आप पकड़ो, ठीक है। ये क्या है, फॉर एवर, एवर की आ रही है तो इसको ए में ले लेता हूं। उसके बाद नेवर, इसमें भी एवर की आ रही है तो एवर एवर, यानी इसको अगर मैं ए मानता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा ए। फिर बाद में कीप और स्लीप, तो ईप की आवाज आ रही है तो ये, अगर पहले वाले ईप को मैं बी ले लेता हूं तो ये भी बी हो जाएगी। और क्वाइट, उसके बाद ये रीडिंग आ रहा है और यहां पे रीडिंग आ रहा है और यहां पे ब्रीथिंग आ रहा है, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। तो ब्रीथिंग को अगर मैं सी ले लेता हूं तो रीडिंग भी क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो ए ए बी बी सी सी। तो इसकी जो राइम स्कीम होगी ए ए बी बी सी सी, ये इसकी राइम स्कीम होगी। ये चीज आप ध्यान रखना। और एक देखो स्लीप और उसकी अगली लाइन में स्वीट, तो से है तो यहां पर कहीं ना कहीं एलिट्रेशन, एकदम सीधा सा एलिट्रेशन तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब इन दोनों लाइनों को एक साथ देखते हैं तो यहां पर एलिट्रेशन इसने यूज किया, एलिट्रेशन इसने फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स का। दीज आर द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इसमें जॉन कीट्स सर क्या कहना चाह रहे हैं हम अभी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ ऑल ह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड आवर डार्कन्ड वेज, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils, with the green words they live in and clear rills, that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। तो ये सेकंड स्टेंजा है द थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स का। इसमें देखो स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा, स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, यानी सभी निराशाओं के बावजूद, ठीक है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मतलब निराशा के बावजूद, निराशा के बावजूद। आदमी को जब किसी प्रकार का दुख होता है या आदमी जब किसी प्रकार से बीमार पड़ जाता है उसको विभिन्न प्रकार की निराशा हो जाती है, ठीक है, कि मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता। तो इस प्रकार की जो निराशा होती है, तो निराशा के बावजूद, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं दी गई है जिनसे आदमी को निराशा होती है, जिनसे आदमी दुखी होता है। तो उन सब निराशाओं के बावजूद ऑफ द ह्यूमन, सॉरी इन ह्यूमन है यहाँ पर, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, ठीक है, कोई भी अमानवीय चीज, ठीक है, किसी एक आदमी द्वारा किसी दूसरे आदमी को प्रताड़ित किया जाता है तो इन ह्यूमन, उन चीजों को इन ह्यूमन कहते हैं, अमानवीय चीज, ठीक है। डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ का मतलब होता है कमी, ऑफ नोबल नेचर यानी अच्छे लोगों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, अच्छे लोगों की कमी, ठीक है। तो इन सब ये इनह्यूमन यानी अमानवीय, ठीक है। और डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ ऑफ नोबल नेचर यानी श्रेष्ठ पुरुषों की कमी, श्रेष्ठ या अच्छे कह सकते हो, अच्छे
लोगों की कमी। ठीक है, या तो किसी भी प्रकार का कोई निराशा हो या कोई भी अमानवीय कृत्य हो या कुछ श्रेष्ठ पुरुषों की कमी हो ऑफ द ग्लूमी डेज। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में। ठीक है, उन अंधकारमय दिनों में, अंधकारमय दिनों के मतलब आदमी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी प्रकार की समस्या में, जब उसको आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता है। ठीक है, आगे के सारे दिन उसको ग्लूमी दिखते हैं, अंधकारमय दिखते हैं, यानी उसका कोई भविष्य नहीं उसको दिखता है। तो उन ग्लूमी डेज की भी वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज यानी अंधकार युक्त दिन, अंधकार युक्त दिन। ठीक है, ऐसे मतलब निराशापूर्ण जो दिन होते हैं उनको ग्लूमी डेज कहते हैं। ठीक है, और ग्लूमी है और डेज अंधकारपूर्ण है और दिन है, तो आपस में ये जो दोनों शब्द है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं पैराडॉक्स का यूज हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ऑल द अनहेल्थी, उन सभी अस्वस्थ दिनों में, उन सभी जब आदमी को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो आदमी पूरा निराशा से भर जाता है। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, ठीक है, ओवर डार्कन्ड वेज यानी जो ज्यादा अंधकार में रास्ते हैं। ठीक है, आदमी को किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिखाई, सारे रास्ते अंधकार में उसके लिए हो जाते। तो उन डार्कन्ड वे, उन अंधकार में रास्तों को मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट, इन सब के अलावा, ठीक है, हमें एक मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें एक आशा की किरण जगती है। और वो किसके कारण जगती है? वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी के कारण जगती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कुछ ब्यूटी की जो शेप होती है, कुछ ब्यूटी की आकृति, कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो हमें इन सब चीजों से मूव कर देती, मूव अवे यानी दूर हटा देती, इन सब चीजों से दूर कर देती है। द पाल, पाल का मतलब होता है अंधकार, इन सब अंधकार, इन सब अंधेरों से, इन सब दुख के अंधेरों से, यानी वो जो ब्यूटी की चीज जब हमारे सामने आती है तो इन सब दुखों के अंधेरे से हम दूर भाग जाते हैं, यानी दुख के जो अंधेरे हैं वो छंट जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, और जो हमारी जो स्पिरिट, डार्क स्पिरिट होती है, ठीक है, हमारे मन में विभिन्न प्रकार का जो दुख होता है वो छट जाता है। सच द सन, और उस प्रकार की जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी, जो चीजें जो ब्यूटी की होती है वो कौन कौन सी होती है? सच एज, यानी इस प्रकार की जो चीजें होती है वो होती है द सन, इस सूर्य को देख लो, ये सूर्य भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मून, ये जो मून है वो भी एक प्रकार का थिंग ऑफ ब्यूटी यानी चंद्रमा। ठीक है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने ट्रीज ले लो, या तो पुराने ट्रीज या ओल्ड एंड यंग, नए जो भी पेड़ पौधे हैं, पुराने जो भी पेड़ पौधे, वो भी एक प्रकार से थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी सुंदरता की कोई न कोई वस्तु है, वो भी हमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें खुशी देते हैं। स्प्राउटिंग ए सैडी बून, स्प्राउटिंग ए सैडी बून, जब ऋतुएं चेंज होती है तो पतझड़ की ऋतु में सारे पत्ते हैं, पौधों से पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसके बाद वापिस जो स्प्रिंग की सीजन आती है उस समय सभी पेड़ पौधों पर नई नई कॉम्प्ले निकलती है। ठीक है, नई नई कॉम्प्ले निकल, उसको स्प्राउटिंग कहते हैं। ठीक है, स्प्राउटिंग, नई कॉम्प्ले निकलना। ठीक है, पेड़ पौधों पर नई नई कॉम्प्ले जो निकलती है उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं, एस सेडी बून। और इस प्रकार वो जो कॉम्प्ले निकलती है और अच्छी, जब उसके पेड़ पौधों पर अच्छी पत्तियां जब आ जाती है तो वो जो पेड़ है वो शेडी बन जाता है, वो छायादार बन जाता है, और इस प्रकार से ये उस पर भगवान का बून यानी वरदान होता है। ये उस पर वरदान होता है, क्योंकि उस छाया में कोई भी बैठ सकता है। वो जो छाया होती है वो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, फॉर सिंपल शीप एंड सच, इस प्रकार की जो छायादार जो जगह होती है, और सच आर डैफोडिल्स, उसके बाद में उस ऋतु में डैफोडिल्स भी उग जाते हैं। डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस के फूल, ये पीले रंग के फूल होते हैं डैफोडिल्स, इसको नरगिस के फूल बोलते हैं, नरगिस के फूल। ठीक है, ये ऐसी कुछ इनकी आकृति होती है। ठीक है, ऐसी इनकी कुछ आकृति होती है।
और ये ऐसे फूल होते हैं और इनका कलर पीला होता है। कैसा होता है? पीले कलर के ये फूल होते हैं और दूर से देखने पर बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे पीले कलर में। तो ये जो नरगिस के फूल है, ये जो डैफोडिल्स है, वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा हमारे जॉन कीट्स सर कह रहे हैं। विथ द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर विथ द ग्रीन वर्ड, जिस ग्रीनरी के साथ वो रहते हैं, ठीक है, जहाँ फूल लगते हैं उनके नीचे जो भी पत्ते लगते हैं तो चारों तरफ ही ग्रीनरी छा जाती है, चारों तरफ ही ऐसे ग्रीन हो जाता है, नेचर ऐसे ग्रीन हो जाता है, ठीक है। द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग क्लियर रील्स, रील्स का यहाँ पे अर्थ है रिवर्स, ठीक है। ये जो शब्द है ना रील्स, रील्स का अर्थ है यहाँ पर रिवर या नदी नाले जो हो ना, नदी नाले या सरिता कह सकते हो, ठीक है, सरिताएं, ठीक है। तो उस एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट में, ये जो क्लियर रील्स होती है गर्मी का जब मौसम होता है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब ये जो नदी नाले जो सरिताएं जो नहरें जो होती है वो उस पूरे वातावरण को क्या कर देते हैं? कूल कर देते हैं। देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ट में, और वो पूरा का पूरा क्षेत्र एकदम ठंडा क्षेत्र बन जाता है। जब आदमी डिस्टर्ब होता है या आदमी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो गर्मी के मौसम में उन रील्स के किनारे, ठीक है, उन नदी के किनारे जाके बैठ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा उसको फील होता है। गैस द हॉट सीजन, उस हॉट सीजन में उस गर्मी से उसको छुटकारा मिल जाता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक्स, उसके बाद वो कहता है कि मिड फॉरेस्ट में जब आदमी जंगल में जाता है तो मिड फॉरेस्ट में ए ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है झाड़ी, BRAKE, ब्रेक का मतलब यहाँ पे है झाड़ी। तो मिड फॉरेस्ट में जब जाता है तो चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होता है, वहाँ पर कई प्रकार की झाड़ियाँ होती है, उन झाड़ियों में, ठीक है, रिच विथ ए स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लू, उस झाड़ियों में कहीं ना कहीं ऊपर जो रोज के फूल लगे होते हैं, गुलाब का फूल आपने देखा होता तो ऐसे ऊपर गुलाब का फूल लगता है और नीचे ऐसे झाड़ी नुमा उसका पौधा होता है। तो उस झाड़ी के बीच में उस प्रकार के गुलाब के फूलों का उगना और उन फूलों की जो महक होती है, उन फूलों की जो खुशबू चारों ओर जो फैल जाती है, वो खुशबू कहीं ना कहीं ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, हम लोगों में पॉजिटिविटी भर देती है, हम लोगों में सकारात्मक सोच भर देती है। अगर हमें ये लगे कि हमें किसी भी प्रकार की निराशा हो, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, तब यही इस प्रकार की जो थिंग ऑफ ब्यूटीज है जो हमारे अंदर आशा की किरणें जगाती है और हमें खुशी प्रदान करती है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेंजा। अब हम देखते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी का लास्ट स्टेंजा। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजाइंड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink। तो इसमें कीट्स सर क्या कह रहे हैं ये हम लाइन बाय लाइन अभी डिस्कस करते हैं। एंड सच टू, और ये भी सही है, ठीक है, ये भी ऐसा है कि द ग्रैंडर ऑफ डूम्स, ग्रैंडर ऑफ डूम्स, ये जो शब्द है ना ग्रैंडर, इसका मतलब होता है महिला, महिमा, सॉरी, महिमा, किसी भी चीज की महिमा होती है ना, कोई महिमा का गान करते हैं, कोई महिमा गाते हैं, तो वो होती है महिमा, ठीक है। और डूम्स जो होता है वो होता है या तो आप नियति कह दो या भाग्य कह दो, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती है ये भाग्य की महिमा का गुणगान करते हैं, ठीक है, भाग्य की महिमा का गुणगान करते हैं। कहने का मतलब है कि जो अभी हम लास्ट स्टैंजा में जो जो चीजें देखी, जिन चीजों को देखकर हमें खुशी मिलती है, ठीक है, तो उन चीजों को देखकर हम सोचते हैं भाग्य के बारे में, तो भाग्य का कहीं ना कहीं ऐसे महिमा का गुणगान करते हैं। वी हैव इमेजाइंड
फॉर द माइटी डेड। हम सब इमेजिन करते हैं, ठीक है, हम सब उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं जो कि माइटी डेड हो, ठीक है। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली और डेड शक्तिशाली लोग जो मर गए, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ है कि शक्तिशाली लोग जो मर गए, क्या अर्थ है, शक्तिशाली लोग जो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो अर्थात शहीद। जो माइटी डेड है, माइटी डेड, इसका दोनों शब्दों का अगर एक साथ में अर्थ लें तो इसका अर्थ है शहीद। इसका अर्थ क्या है, शहीद। तो हम लोग हैं वो उन शहीदों के बारे में सोचते हैं जो कि देश की रक्षा करते करते मर गए, यानी हमारी रक्षा करते करते जो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उन लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं, उन लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। और उन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हमारे लिए जान दी है। All lovely tales that we have heard or read, all lovely tales, और वो सब प्यारी प्यारी कहानियां, टेल्स का अर्थ होता है कहानियां। ये जो शब्द है ना टेल्स, इसका अर्थ क्या होता है, कहानियां। और वो जो प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियां जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, ऐसी कहानियां जिनको हम सुनते ही सुनने बैठ जाते हैं, सब कुछ भूल के हमें वो कहानी सुननी होती है क्योंकि वो कहानियां हमें अच्छी लगती है। वो जो प्यारी प्यारी कहानी जो हमने पढ़ी है या रीड की है, ठीक है, हर्ड, या तो पढ़ी है या हमने सुनी है। जो कहानियां या तो हम पढ़ते हैं किताबों में या किसी से सुनते हैं, वो कहानियां भी कहीं ना कहीं थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें हमेशा क्या करती है, आनंदित करती है, हमें खुश करती है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सारी की सारी जो चीज़ें जो हमारे जो पोइट सर है जॉन कीट्स सर ने जो गिनाई है, सूर्य मून से लेकर लास्ट ये कहानियों तक जो भी चीज़ें गिनाई है, ये सब थिंक ऑफ ब्यूटी है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस पोएम में आपके कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बातें की गई है, तो ये सारी थिंग्स आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीजें हैं। एंडलेस फाउंटेन है, ऐसा एक फाउंटेन है, ऐसा फाउंटेन है, ऐसा एक फवारा है, ठीक है। फाउंटेन का मतलब फवारा होता है ना, ऐसे। तो ऐसा एक फाउंटेन है। और फाउंटेन किसका है, इमोर्टल ड्रिंक का, इमोर्टल ड्रिंक का, ठीक है। आदमी क्या होता है, मॉर्टल होता है, मॉर्टल से शब्द बनता है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, और ड्रिंक पीना। ऐसी कोई वस्तु जिसको पीकर आदमी इमोर्टल बन जाए, अर्थात अमृत। इन दोनों शब्दों का जब हम साथ में अर्थ लेते हैं तो इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक, इन दोनों शब्दों का जब हम देखो, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, और ड्रिंक जिसको पीने से आदमी अमर हो जाए, अर्थात अमृत। तो ये सब चीजें जो कीट्स सर ने ये जो सब चीजें बताई गई है जो कि थिंक ऑफ ब्यूटी है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा फाउंटेन है, ऐसा फवारा है अमृत का, यानी अमृत का फवारा है जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है, यानी आदमी को हर प्रकार की खुशी प्राप्त हो जाती है। जिसको पीने से आदमी अमर हो जाने का मतलब होता है, अमर जो लोग होते हैं वो स्वर्ग में रहते हैं, और स्वर्ग में हर प्रकार की खुशी, हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। तो आदमी को हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाती है, किससे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से। और थिंग ऑफ ब्यूटी का एक उदाहरण मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, एक तरफ तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर और कचरा पड़ा रहे, एक तरफ मतलब रोज के फूल, बहुत ज्यादा रोज के फूल लगे हुए, ठीक है। जितनी आपकी नजर जाए उतने आपको रोजेस दिखे, तो आप उधर कचरे के ढेर की तरफ देखोगे या रोजेस की तरफ? ओब्वियसली हम रोजेस की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो हमारा ध्यान उसकी तरफ, अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ऐसे ही देख लो, जैसे हम अक्सर फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म हम जब देखते हैं, तो जिस फिल्म ज़्यादा बजट की जो फिल्म होती है, उस फिल्म का जो सेटिंग है ना, किसी अच्छी सुंदर जगह होती है, तो वो फिल्म हमें ज़्यादा आकर्षित करती है। इसके अलावा कोई भी जिनकी सेटिंग कोई ऐसी जगह रखी हुई है जो बिल्कुल हमें ब्यूटीफुल नहीं लगती, तो उससे ज़्यादा वो फिल्म हमें ज़्यादा आकर्षित करती है। तो कहने का मतलब है थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो हमें ज़्यादा आकर्षित करती है, हमें ज़्यादा खुशी देती है। द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो हमारे जो पोएट्स हैं जॉन कीट्स सर ने जो थिंग ऑफ ब्यूटीज, जो भी थिंग्स है, उनकी जो
कंपैरिजन है वो किससे किया, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक से कंपैरिजन किया है। पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस, उस जो एंडलेस फाउंटेन में उसके अंदर जो अमृत है वो लगातार उसमें से आ रहा है, और वो कहां से आ रहा है, हेवंस ब्रिंग। ठीक है, ब्रिंग का अर्थ होता है BRINK, ब्रिंग का मतलब एक सिरा एक हिस्सा, सिरा कह सकते हो या हिस्सा कह सकते हो। और ये जो अमृत है वो कहां से आ रहा है, इस हेवन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, इस स्वर्ग के एक सिरे से ये अमृत आ रहा है, और इस अमृत का पान हम सबको करना चाहिए। अर्थात थिंग ऑफ ब्यूटी की जो चीजें हैं उन सबको हमें प्रेज करना चाहिए, उनको देखकर हमें खुश होना चाहिए, ये कह रहे हैं जॉन कीट्स सर। तो इसमें कई हमने हर स्टेंजा को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से डिस्कस किया। ये थी आज की हमारी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्प होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।